जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 4 परमाणु संरचना इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि परमाणु के मौलिक कणों के नाम लिखें तथा उनके अपेक्षिक आवेश और द्रव्यमान को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि परमाणु के मौलिक कण 3 होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा इधर इसका अपेक्षिक आवेश और इसका इधर अपेक्षिक द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का अपेक्षिक आवेश हो जाएगा 0 और इसका अपेक्षिक द्रव्यमान 1 हो जाएगा, जबकि प्रोटॉन का अपेक्षिक द्रव्यमान +1 होगा, जबकि अपेक्षिक द्रव्यमान 1 होगा सिर्फ। और इलेक्ट्रॉन का अपेक्षिक आवेश होगा -1 और जबकि इसका अपेक्षिक द्रव्यमान होगा 1/1838। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? परमाणु में ये कहाँ अवस्थित होते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि न्यूट्रॉन के आविष्कारक जेम्स चैडविक थे और ये न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है, यानी कि अवस्थित रहता है। प्रश्न है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि परमाणु नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, जिसे कक्ष या सेल कहते हैं। आप लोग ये देखिए इसका फिगर। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में, यानी कि इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है बीच में, और ये सभी सेल हैं। तो सेल देखिए KLMN सेल बनाया गया है, 4 कक्षा हैं और इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होते हैं, यानी कि गति करते रहते हैं। तो यही सिर्फ आप लोगों को बताना था, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका अगला प्रश्न है कि परमाणु आवेशित कण के बने होते हैं, फिर भी ये उदासीन होते हैं, क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है तथा प्रोटॉन धन आवेशित होता है तथा दोनों की संख्याएं समान होती है, यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो कि जिस पर माइनस होता है और प्रोटॉन जिस पर प्लस होता है, तो दोनों की जो संख्याएं होती है वह समान हो जाती है, यानी कि बराबर होती है। इसीलिए परमाणु जो कि उदासीन होता है। 5 नंबर प्रश्न है कि रदरफोर्ड के उस प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन करें जिससे किसी परमाणु के नाभिक का पता चलता है। तो रदरफोर्ड के प्रयोग के बारे में लिखेंगे कि रदरफोर्ड ने बहुत पतला सोने का एक पत्थर लिया और उस पर अल्फा कणों से प्रहार किए। तब उन्होंने देखा कि बहुत से अल्फा कण पत्थर के पास चले गए तथा कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए तथा बहुत ही कम अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौट गए। जैसा कि आप लोग इस चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं, ये रहा इधर अल्फा कण। तो अल्फा कण से इस पर प्रहार किया गया सोने के पत्थर पर। तो यहाँ पे देखिए कुछ कण थे जो कि बाहर चले गए, ये देखिए कुछ कण दूर चले गए इससे, और जो कुछ कम कण थे, बहुत ही कम कण थे जो कि इससे टकराकर पुनः वापस लौट गए। तो इससे पता चलता है कि ये परमाणु का नाभिक जो कि बीच में होता है। ये देखिए यहाँ पे परमाणु का नाभिक बीच में होता है, जिसके कारण ये एक अल्फा कण से, यानी कि अल्फा कण थे जो पुनः वापस लौट गए। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि परमाणु की कक्षाओं को ऊर्जा स्तर क्यों कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, इसीलिए उन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि समस्थानिक क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती है किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि समभारिक क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि वैसे तत्वों को समभारिक कहा जाता है जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान होती है, यानी कि बराबर होती है, किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, उसे समभारिक कहा जाता है।
प्रश्न है कि हाइड्रोजन के किन्हीं 3 समस्थानिकों के नाम बताएं और उनके संकेत लिखें। तो देखिए ये रहा यहाँ पे हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक हो जाएगा प्रोटियम। इसका संकेत होता है 1H1 और दूसरा है ड्यूटीरियम, तो इसका संकेत होता है 2H1 और तीसरा है इसका ट्राइटियम, तो इसका संकेत होता है 3H1। तो आप लोग लिख लेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, अतः उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सदृश होते हैं तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। इसी कारण उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिकतर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्नांक यानी कि भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका कारण यह है कि तत्वों के कई समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। चूँकि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में उपस्थित सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिकों के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है, अतः बहुत से तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक न होकर भिन्नांक होते हैं यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है कि अष्टक नियम क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि सभी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसे अष्टक नियम कहा जाता है। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है कि आयन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि विद्युत आवेश से युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, पहला ऋण आयन और दूसरा धन आयन। तो ऋण आयन जिस पर माइनस चार्ज होता है और धन आयन जिस पर प्लस चार्ज होता है। प्रश्न है कि परमाणु में अष्टक को प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्यों होती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जब किसी तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो वह तत्व अस्थायी होता है एवं अक्रियशील होता है। अक्रिय गैसों को छोड़कर शेष सभी तत्व के परमाणु अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर अस्थायी बनने की प्रवृत्ति रखता है। इसके लिए वह अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करता है। यानी कि कोई भी परमाणु होते हैं जो अष्टक प्राप्त करने की प्रवृत्ति इसलिए रखते हैं ताकि उसके बाह्यतम कक्षा में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वह उसको पूर्ण करके वह अस्थायी बन जाए और वह किसी भी अन्य परमाणुओं के साथ अभिक्रिया न कर पाए, इसीलिए उसमें अष्टक प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। 15 नंबर प्रश्न है कि संकेत Ci यानी कि क्लोरीन 35 इधर 17 यह क्या सूचना देता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि Ci यानी कि क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन के परमाणु संख्या नीचे वाला परमाणु संख्या होता है और ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान। तो लिखेंगे कि क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 है और तथा इसका परमाणु द्रव्यमान 35 है। यही हमें इससे संकेत से सूचना प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न है कि संकेत C12 और C46 से क्या सूचनाएं मिलती है? लोग जानते हैं कि परमाणु संकेत C यानी कि कार्बन का होता है, तो लिखेंगे कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, नीचे वाला परमाणु संख्या होता है और ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान होता है। यह पहले भी हमने आपको बताया था। तो लिखेंगे कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तथा परमाणु द्रव्यमान 12 है इस वाले में, जबकि इस वाले में देखेंगे तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है किंतु इसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। तो अतः हम लोग इसको समस्थानिक का उदाहरण भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या समान होती है और
परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसी को ही समस्थानिक कहा जाता है। तो अतः हम लोग इसको समस्थानिक का उदाहरण भी बता सकते हैं कि यह समस्थानिक का एक उदाहरण है। प्रश्न है कि C14 और CO60 के एक एक उपयोग को लिखें, यानी कि इसका क्या उपयोग है यह हमें बताना है। लिखेंगे कि C14 का उपयोग अवशिष्टों और प्राचीन वस्तुओं की उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि इससे यह पता चलता है कि कोई भी वस्तु कितना पुराना है अथवा कितना नया है। तथा CO60 का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है, यानी कि CO60 का उपयोग कैंसर एक प्रकार का रोग है तो उसके इलाज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग ये देखिए यहाँ पे ये रहा C14 का उपयोग जीवाश्म ईंधनों की उम्र जानने के लिए किया जाता है और CO60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु संख्या 1, 4, 8, 12, 16 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और उन तत्वों की पहचान करें। तो ये देखिए इधर रहा परमाणु संख्या 1, 4, 8, 12, 16। तो परमाणु संख्या 1 होता है हाइड्रोजन का, 4 होता है बेरिलियम का, 8 होता है ऑक्सीजन का और 12 होता है मैग्नीशियम का, 16 होता है सल्फर का। तो अब हम लोग इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इधर निकाले हैं। देखिए तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा सिर्फ 1, बेरिलियम का हो जाएगा 2 और 2, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 और 6, मैग्नीशियम का हो जाएगा 2, 8, 2, सल्फर का हो जाएगा 2, 8, 6। यानी कि सल्फर के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तृतीय कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन सभी को इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया गया है, तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि समन्यूट्रॉनिक क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, यानी कि बराबर होती है, किंतु द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या दोनों भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होते हैं, उसी को ही समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप लोग ये देख सकते हैं कि ये रहा तत्व कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व है। तो इसमें देखेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या तीनों में बराबर ही है, यानी कि 8 ही है। जबकि कार्बन में देखेंगे तो इसका परमाणु द्रव्यमान 14 है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 15 है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। जबकि कार्बन का परमाणु संख्या देखा जाए तो 6 है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है। तो यहाँ पे बताया गया था कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, किंतु द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं, उसी को ही समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अब हम लोगों का ये लास्ट 20 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए सारणी को पूर्ण करें। तो ये देखिए हमें एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स को हमें पूर्ण करना है। ये यहाँ पे ये रहा बॉक्स। तो तत्व है एक्स वाई जेड, हमें 3 तत्व दिया गया है। इधर है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इसमें प्रोटॉन की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमें तत्व एक्स दिया गया था जिसकी परमाणु संख्या 17 था और इसका न्यूट्रॉन की संख्या 18 था। तो इसका जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यानी कि न्यूट्रॉन का जो संख्या था वही प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। और परमाणु संख्या होता है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो जब इसका परमाणु संख्या 17 था तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 हो जाएगा। और जब हम लोग इसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो इसमें परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा इसका 35। अब देखिए इसका अगला है तत्व वाई। तो इसमें दिया गया था हमें न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या 14 था, तो इसका जो परमाणु संख्या होगा वह भी होगा 14 ही, और जो प्रोटॉन की संख्या होगा वह भी 14 ही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी बराबर ही होते हैं। तो उसी के आधार पर जब हम लोग इसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो इसमें परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28।
अगला देखिए यहाँ पे तत्व है जेड, तो इसमें दिया गया था परमाणु द्रव्यमान 19 और प्रोटॉन की संख्या 9। तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है वह न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया था 19, तो और जो बाकी शेष बच गया वह इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। और फिर इधर देखिए कि परमाणु संख्या होता है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो इसमें भी हो जाएगा 9। तो आप लोग इस बॉक्स को अच्छे से देखकर भर लेंगे। यदि आप लोगों को किसी भी तत्व के प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पे एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोग किसी भी तत्व के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।